दोस्तों, हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजद्रोह सेडिशन। टॉपिक को शुरू करने से पूर्व मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल के संबंध में, इस वीडियो के संबंध में आप सभी अपनी राय और सजेशन कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें, ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपकी राय और सलाह के अनुसार इनमें सुधार कर सके। अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है राजद्रोह, जिसे इंग्लिश में सेडिशन कहते हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में परिभाषित किया गया है और इसी में दंड का प्रावधान भी किया गया है। राजद्रोह का अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध होता है। राज्य के विरुद्ध जितने भी अपराध है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 130 तक में दिए गए हैं, जो कि चैप्टर 6 में है। अध्याय 6 में सेक्शन 121 से 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है। सबसे पहले हम राजद्रोह के इतिहास की चर्चा करते हैं। राजद्रोह का जो अपराध है वह आईपीसी का जो मूल ड्राफ्ट था 1837 का लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया, उसकी धारा 113 में राजद्रोह को स्थान दिया गया था। लेकिन आज का जो आईपीसी है हमारा, वो 1860 का है, जिसमें इस अपराध को नहीं जोड़ा गया, कोई स्थान नहीं दिया गया। सबसे पहले 1870 में एक्साइट डिसअफेक्शन का अपराध आईपीसी में जोड़ा गया। एक्साइट डिसअफेक्शन का मतलब है प्रदीप्त करना, अप्रति प्रदीप्त करने का अपराध आईपीसी में 1870 में जोड़ा गया। जो अप्रति प्रदीप्त करने का जो अपराध है, इसकी परिभाषा सर जेम्स स्टेफन ने दी। सर जेम्स स्टेफन ने एविडेंस एक्ट, भारतीय एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया था। जो सेडिशन का अपराध है वो आईपीसी में 1898 के द्वारा जोड़ा गया। 1898 में इसको इंसर्ट किया गया, प्रविष्ट किया गया सेडिशन के रूप में, यानी कि राजद्रोह के रूप में। सेक्शन 124 में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके 3 स्पष्टीकरण इसमें लिखे गए हैं और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। वैसे आईपीसी में परिभाषाओं की धाराएं अलग है और दंड की धाराएं अलग है, लेकिन राजद्रोह में ऐसा नहीं है। राजद्रोह की परिभाषा इसी में 124A में है और दंड भी इसी में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं राजद्रोह की परिभाषा। 124A की परिभाषा के अनुसार, जो कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, सरकार के प्रति अवमान या घृणा पैदा करता है, या अवमान या घृणा पैदा करने का प्रयत्न करता है, या अप्रति प्रदीप्त करता है, या अप्रति प्रदीप्त करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो वह राजद्रोह के अपराध का दोषी होता है। अर्थात यानी घृणा और अवमान पैदा करना सरकार के प्रति, या अप्रति प्रदीप्त करना सरकार के प्रति, या घृणा या अवमान पैदा करने का प्रयत्न करना सरकार के प्रति, या अप्रति प्रदीप्त करने का प्रयत्न करना सरकार के प्रति राजद्रोह के अपराध की परिभाषा में आता है। और ये कार्य शब्दों द्वारा किया जाए, या संकेतों द्वारा किया जाए, या दृश्य रूपणों द्वारा किया जाए, या अन्यथा किया जाए, यानी कि किसी भी तरीके से भारत में सरकार के प्रति, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार, उस सरकार के प्रति घृणा पैदा करना या अवमान पैदा करना, घृणा या अवमान पैदा करने का प्रयत्न करना, या सरकार के प्रति अप्रति डिसअफेक्शन, प्रदीप्त करना, भड़काना, उसका प्रयत्न करना राजद्रोह की परिभाषा में आता है। इस तरह से राजद्रोह के अपराध के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला है विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा घृणा या अवमान पैदा करने वाला कार्य किया जाना। दूसरा है सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करना, उसका प्रयत्न करना। और तीसरा है सरकार के प्रति अप्रति प्रदीप्त करना या उसका प्रयत्न करना। ये 3 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है राजद्रोह के। राजद्रोह में दुराशय महत्वपूर्ण होता है
हालांकि धारा 124A में दुराशय या आशय को प्रकट करने वाला कोई शब्द नहीं है। जैसे कि धारा 302 में हम देखें तो मृत्यु कारित करने का आशय शब्द आया है, या हमें धारा 323 देखें तो इसमें उपहति कारित करने का आशय, या धारा 379 में चोरी के अपराध के संबंध में बेईमानी पूर्वक लेने का आशय। ऐसी कोई भी शब्दावली जो कि आशय को प्रकट करती है वह धारा 124A में राजद्रोह के संबंध में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, विभिन्न न्यायालयों ने आशय शब्द को दुराशय को इस संबंध में महत्वपूर्ण माना है और कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है घृणा अवमान पैदा करने का, अप्रीति प्रदीप्त करने का, तो जो भी कार्य किया जाता है शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपों द्वारा, उसमें उसका आशय स्पष्ट होना चाहिए जो कि इनको साबित करे। यदि उनका ऐसा आशय नहीं है तो वह राजद्रोह के अपराध में नहीं आएगा। हालांकि इसमें आशय मैंडेटरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार राजद्रोह में मुख्य जो शब्दावली है उसमें है घृणा या अवमान पैदा करना या अप्रीति प्रदीप्त करना, पैदा करना और प्रदीप्त करना। घृणा या अवमान पैदा करना और अप्रीति प्रदीप्त करना, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। अप्रीति का मतलब है डिसअफेक्शन, अर्थात अलगाव पैदा करना, दुराव पैदा करना। घृणा का मतलब है हेट्रेड और अवमान का मतलब है कंटेम्प्ट। तो सरकार के प्रति घृणा पैदा करना, सरकार के प्रति अवमान पैदा करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना, या सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना। और वह शब्दों द्वारा, यहाँ शब्द जो है वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। तो ये कार्य शब्द द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा। दृश्य रूपों का मतलब है कि कोई भी चित्र, कोई भी वीडियो जिनके मार्फत घृणा पैदा की जा सके, अवमान पैदा किया जा सके, जिनके मार्फत अप्रीति पैदा की जा सके, विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है, या साइंस द्वारा या वर्ड्स द्वारा शब्द जो कि लिखी गई हो या बोली गई हो, दोनों प्रकार से हो सकता है, या अन्यथा किसी भी प्रकार से जो सरकार भारत में, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसके प्रति घृणा या अवमान पैदा करना, अप्रीति प्रदीप्त करना, भड़काना, ये राजद्रोह की परिभाषा में आता है। राजद्रोह के अपराध का ऐसा व्यक्ति दोषी होता है। अब हम देखते हैं धारा 124 में जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। धारा 124 में कुल 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 2 और 3 मूल रूप से एक तरह से इस अपराध के अपवाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी टीका टिप्पणियों के बारे में बताया गया है जो अप्रीति पैदा नहीं करती हो, जो घृणा और अवमान पैदा नहीं करती हो, तो वह इस अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जो स्पष्टीकरण 1 है वह है अप्रीति, जो डिसअफेक्शन शब्द है। अप्रीति मीन्स डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन शब्द को स्पष्ट करती है, अप्रीति शब्द को स्पष्ट करती है, और ये कहती है कि इसमें अभक्ति और शत्रुता की भावना दोनों शामिल है। इसमें इस शब्द में अभक्ति मीन्स डिसलॉयल्टी और शत्रुता मीन्स एनिमिटी। तो ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी एंड डिसलॉयल्टी, अभक्ति और शत्रुता की सारी भावनाएं जो है वो सब अप्रीति में शामिल है। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया कि अप्रीति में, डिसअफेक्शन में क्या शामिल है। तो यहाँ शत्रुता का मतलब है विद्वेष शब्द भी आ सकता है, यहाँ दुश्मनी शब्द भी आ सकता है, और अभक्ति मीन्स डिसलॉयल्टी। स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि घृणा या दुर्भावना या अप्रीति प्रदीप्त किए बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा सरकार के प्रति, सरकार के कामों की, उन कामों को परिवर्तित कराने की दृष्टि से कोई भी आलोचना, टीका टिप्पणी किया जाना राजद्रोह के अपराध में शामिल नहीं होगा, वो राजद्रोह का अपराध घटित नहीं करेगा। और स्पष्टीकरण 3 यही कहता है प्रशासनिक कामों के प्रति, सरकार के प्रशासनिक कार्यों के प्रति या अन्य क्रियाओं के प्रति यदि विधिपूर्ण साधनों द्वारा बिना घृणा और बिना दुर्भावना, बिना अप्रीति प्रदीप्त किए
यदि कोई टिक्का टिप्पणी की जाए तो वह राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि स्पष्टीकरण 2 और 3 एक तरह से राजद्रोह के अपवाद हैं। और स्पष्टीकरण 1 अप्रति शब्द को स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है कि अप्रति शब्द में क्या क्या शामिल है। तो इसमें अभक्ति शामिल है और शत्रुता शामिल है। राजद्रोह के अपराध में क्या दंड दिया जा सकता है, वह धारा 124 में दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, या उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा या 3 वर्ष की सजा दी जाएगी, यह न्यायालय पर, कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। इस बात का निर्णय न्यायालय करेगा कि उसे कितनी सजा दी जाए। कम से कम 3 वर्ष तक की सजा तो दी जाएगी, इससे कम सजा नहीं दी जाएगी यदि वह दोषी होता है। लेकिन उससे ऊपर क्या सजा दी जाएगी, 3 वर्ष दी जाएगी या आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय तय करेगा। सभी अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट तय करेगा कि उसे कितनी सजा दी जाए। राजद्रोह का जो अपराध है, जो सेडिशन का अपराध है, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है और इसका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट द्वारा किया जाता है, सेशन न्यायालय द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है। यह अजमानती अपराध है और यह संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वह होता है जिस अपराध में पुलिस न्यायालय के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इसकी परिभाषा धारा 2 में दी गई है संज्ञेय अपराध की। CRPC की यह धारा है 2 अर्थात 2C में इसकी परिभाषा दी गई है संज्ञेय अपराध की। और राजद्रोह का अपराध आता है या नहीं आता है संज्ञेय की श्रेणी में, यह हमें प्रथम अनुसूची से ज्ञात होता है। जो CRPC में 2 अनुसूचियां दी गई है, एक प्रथम अनुसूची, एक दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म है उनके परफॉर्मा प्रपत्र दिए गए हैं। इसमें परफॉर्मा या प्रारूप दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। और ये प्रारूप संविधान के अनुसार 227 की शक्तियों के अधीन बनाए गए हैं और CRPC धारा 476 में इनका प्रावधान है और ये प्रारूप दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। इनके संबंध में विस्तार से वीडियो मैंने CRPC में बनाया है। CRPC की प्रथम जो अनुसूची है वह अपराधों के वर्गीकरण के संबंध में है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, जमानती है या अजमानती है, वो किस न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा, इस संबंध में प्रथम अनुसूची बताती है। प्रथम अनुसूची का जो कॉलम 4 है वो संज्ञेय और असंज्ञेय को बताता है। कॉलम 5 जो है वो जमानती और अजमानती को बताता है। और कॉलम जो 6 है वह किस न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा इस संबंध में बताता है। तो प्रथम अनुसूची कॉलम 4 के अनुसार राजद्रोह का जो अपराध है धारा 124A का वह संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब यह है कि उसमें अपराधी को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अजमानती का मतलब है कि जो CRPC की प्रथम अनुसूची है उसमें यदि किसी अपराध को जमानती बताया गया है या अजमानती बताया गया है, इन जो प्रथम अनुसूची में जिस प्रकार दर्शित है उसी प्रकार से वह अपराध जमानती या अजमानती होगा। इसकी जो परिभाषा है जमानती की वो धारा 2 के CRPC में दी गई है कि कौन सा अपराध जमानती होता है, कौन सा अजमानती है। और इसमें केवल यह कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शित अपराध जमानती होता है, अन्यथा अजमानती होता है। और जो प्रथम अनुसूची है उसका कॉलम 5 वो धारा 124 के संबंध में कहता है कि धारा 124 का जो राजद्रोह अपराध है वह अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। ट्रायल मीन्स विचारण किया जाना। और विचारण के संबंध में CRPC का अध्याय 18 वर्णन करता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है धारा 225 से 237 तक में। राजद्रोह का जो अपराध है वह अपराध असमनीय अपराध होता है। असमनीय का मतलब होता है अनकंपाउंडेबल। अनकंपाउंडेबल सेडिशन का अपराध है। कौन सा अपराध असमनीय है या समनीय है,
इस संबंध में हमें सूचना CRPC की धारा 420 में मिलती है। धारा 420 में एक सूची दी गई है। उस सूची में जो जो अपराध समनीय है उन अपराधों को लिखा गया है। जो इसमें नहीं लिखे गए हैं वो सब असमनीय अपराध है, अनकंपाउंडेबल अपराध है। IPC के धारा 297 तक के जो भी अपराध है वो सारे अपराध असमनीय अनकंपाउंडेबल होते हैं, क्योंकि धारा 320 CRPC में जो सामान्य अपराध है उनकी सूची में ये शामिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 224A जो है वह असामान्य अपराध है। अब हम सेडिशन के अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण केसों की चर्चा करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण केस है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का, रमेश थापर और ब्रजभूषण। ये महत्वपूर्ण केस है जिनमें सेडिशन के अपराध को, राजद्रोह के अपराध को इसकी संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी गई और यह कहा गया कि यह अपराध संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वाक और अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यह अपराध होना चाहिए। इस अपराध का स्थान IPC में होना चाहिए, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अपराध को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना और इन केसों को खारिज कर दिया। इसमें अमृत बाजार पत्रिका का केस भी है, जिसमें कहा गया कि जो भी बात प्रकाशित की गई है उसकी भाषा का आशय क्या है ये महत्वपूर्ण है, और उसमें ये माना कि ये राजद्रोह की परिभाषा में आता है। माननीय न्यायालय ने इस अपराध को घटित करने के लिए आशय को महत्वपूर्ण माना है। इसमें बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य का महत्वपूर्ण केस है, जिसमें भी आशय को महत्वपूर्ण माना गया। इसमें मूलचंद बनाम स्टेट का जो मामला है, जिसमें कहा गया कि विदेशों से धन प्राप्त करके जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना राजद्रोह के अपराध में आता है। ये राजद्रोह का अपराध गठित करता है। अपराध को गठित करने के लिए आशय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने। इस प्रकार राजद्रोह के अपराध में आपराधिक आशय महत्वपूर्ण है। बलवंत सिंह के मामले में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को राजद्रोह नहीं माना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई आशय गठित नहीं होता था। धारा 124A को पढ़ने के साथ में एक और धारा को भी पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन लगाना, प्रकाशित करना और ऐसे लाछन लगाने से, प्रकाशित करने के कारण से, इस कारण से यदि समाज का कोई वर्ग जो धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, भाषाई आधार पर, मूल वंश के आधार पर, इन किन्हीं कारणों के आधार पर जो वर्ग बनता है, वह वर्ग यदि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सके, इस प्रकार के लाछनों के कारण से, या भारत की प्रभुता और अखंडता के मर्यादा को नहीं बनाए रख सके, इस प्रकार के लाछनों के कारण से, तो वह धारा 153 के अधीन दोषी होता है और इसमें केवल 3 वर्ष की सजा है या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और यदि यही कार्य जो राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला जो कार्य है, ऐसा कार्य के संबंध में कोई लाछन लगाया जाता है या कोई बात प्रकाशित की जाती है, ऐसा कार्य किया जाता है, यदि वह धार्मिक उपासना स्थल पर किया जाता है तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा होती है या जुर्माना या दोनों होता है। इस प्रकार धारा 124A और 153 में बहुत ही अंतर है, जिसको समझना चाहिए। धारा 153 के संबंध में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप जरूर देखना चाहिए, जो कि धारा 153 और 153 के संबंध में एक सामूहिक वीडियो है, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई इस धारा में। यहाँ केवल मेरा आज से इतना था। 153 और
ए में क्या अंतर हो सकता है? इसमें बहुत अंतर है, इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। राजद्रोह का अपराध जो है बहुत ही गंभीर अपराध है, बहुत ही संगीन अपराध है। धारा 124A जो राजद्रोह का अपराध है, जो सेडिशन का अपराध है, इस संबंध में यदि आपके कोई कमेंट्स हो, सुझाव हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इस संबंध में लिख सकते हैं, जो आगामी आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके, क्योंकि इसके प्रश्नों के संबंध में अन्य वीडियो भी बनाई जानी है अभी।